हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोविड-19 के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। इसके लिए ये बीमारी के लिए जवाबदार वायरस SARS-CoV-2 के बारे में और बीमारी के डायग्नोसिस के बारे में थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है। सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो ना देखी हो, प्लीज़ एक बार देख ले तो यह वीडियो समझने में काफ़ी ईजी रहेगा। थोड़ा रिवाइज कर ले तो कोविड-19 बीमारी SARS-CoV-2 नाम के वायरस से होती है, जो एक कोरोना फैमिली का वायरस है और आरएनए और कुछ प्रोटीन से बना हुआ है, जो बॉडी में जाते ही बॉडी उससे लड़ने के लिए शुरुआत में आईजीएम और बाद में आईजीजी प्रकार की एंटीबॉडीज़ बनाती है। ये वायरस के डायग्नोसिस के लिए जो दो टेक्निक यूज़ की जाती है, उसमें एक RT-PCR है जो सैंपल में से वायरस के जीन को डिटेक्ट करती है, और दूसरी रैपिड किट टेस्टिंग है जो वायरस के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करती है। दोनों में से कोई टेस्ट पॉजिटिव आए उसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 बीमारी हो गई है। ट्रीटमेंट के लिए देखें तो अभी तक कोई स्पेसिफिक वायरस को मारने वाली यानी एंटीवायरल मेडिसिन उपलब्ध नहीं है और कोई वैक्सीन्स भी अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर जो पेशेंट्स का RT-PCR पॉजिटिव है उनको अलग यानी आइसोलेट किया जाता है ताकि वो दूसरों को ये वायरस ना फैलाए, और आइसोलेशन में जिनको कोई तकलीफ ना हो उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में ही रखा जाता है। तब तक अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से वो एंटीबॉडी बनने लगती है। जैसे ही वो पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस हो जाए उन्हें छोड़ दिया जाता है। दूसरा एक शब्द है क्वारंटाइन, जिसका टेस्ट ना किया गया हो लेकिन शक्मंद व्यक्ति लगता हो कि वो पॉजिटिव पेशेंट्स के कांटेक्ट में आया हो या कोई ऐसे एरिया से आया हो, उनको भी अलग रखा जाता है और उसे क्वारंटाइन कहते हैं। तो अब आप सबको आइसोलेशन और क्वारंटाइन का डिफरेंट मीनिंग आई थिंक समझ आ गया होगा। अब ऐसे पेशेंट्स जो कुछ तकलीफ से पीड़ित है उन्हें हॉस्पिटल में रखना ज़रूरी है। उन्हें उनकी तकलीफ़ों के हिसाब से दवाएं भी दी जाती है, और कोई कॉम्प्लिकेशन हो, अगर लंग्स या किडनी या लीवर कोई भी ऑर्गन डैमेज होने की भीति मिलती है तो उसके लिए वेंटिलेटर या डायलिसिस या कोई भी बाहर से सपोर्टिव मेजर्स किए जाते हैं। बाकी बॉडी तो जब से वायरस कांटेक्ट में आता है तब से अपनी इम्यूनिटी के लेवल से लड़ना शुरू कर देती है और एंटीबॉडी बनाने लगती है। अब जो दवाएं असरकारक होने का दावा किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले वायरस बॉडी में आता है, बॉडी के एक सेल में जाता है और उसमें से बहुत सारे वायरस बन के बाहर निकलते हैं, वो समझना ज़रूरी है। जो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से दिखाया है, बल्कि एक्चुअली में ये बहुत कॉम्प्लेक्स और लंबा प्रोसीजर है। इसको बहुत सिंपली मैं समझाने का एक बार प्रयत्न करूँगा। स्टेप 1, वायरस सेल की सरफेस के ऊपर एक रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। वो ज़्यादातर ACE2 प्रकार के रिसेप्टर रहते हैं। स्टेप 2, वायरस सेल के अंदर जाता है और लाइसोसोम नाम के एक ऑर्गेनेल के पास जाता है। वहाँ पर वायरस की RNA और प्रोटीन्स इनको अलग किया जाता है। स्टेप 3, वायरस के RNAs की कॉपी बनने लगती है। उसके लिए RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज यानी RDRP नाम का एक केमिकल लगता है। स्टेप 4, वायरस के प्रोटीन्स बनते हैं और वो प्रोटीन्स S, M, E और N ये सबको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। उसके लिए प्रोटीएज नाम का एक केमिकल लगता है। स्टेप 5, ये सब रॉ मटेरियल यानी RNA और प्रोटीन्स जो बने हैं उसका बराबर पैकेज किया जाता है और नए वायरस बनने लगते हैं। स्टेप 6, नए बने हुए वायरस इस सेल में से बाहर निकलते हैं। उसके लिए न्यूरामिनिडेज नाम का एक केमिकल लगता है। ये सभी स्टेप्स में अटकाने के लिए कोई ना कोई दवाइयाँ अभी हमारे पास है जो कि दूसरे किसी बीमारियों के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन सबको कोविड-19 में उपयोग में ले जा सकता है ऐसा लगता है, और बहुत सारे ट्रायल्स भी इसके लिए चालू है। एक एक करके देखें तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी वायरस के खिलाफ बनती है वो वायरस को सेल के साथ जुड़ने से रोकती है। क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वायरस को सेल में जाने से रोकती है और लाइसोसोम का काम भी अटका देती है। रेमडेसिविर, फेविपिराविर ये दवाई RDRP नाम के केमिकल को रोकती है और वायरस के RNA की कॉपी नहीं बन पाती है। जिंक का भी यही काम है, लेकिन जिंक खुद एलिमेंटल फॉर्म में सेल के अंदर जा नहीं पाती, लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है वो जिंक को अंदर जाने में हेल्प करती है। लोपिनाविर, रिटोनाविर, दारुनाविर ये सब प्रोटीएज के काम को रोकती है, तो वायरस का प्रोटीन बराबर बनता नहीं है। कोबिसिस्टेट सारे रॉ मटेरियल को यानी RNA और प्रोटीन्स उनको पैकेजिंग होने से रोकती है। ओसल्टामिविर, जानामाविर ये न्यूरामिनिडेज को रोकती है,
जो नए बने हुए वायरस को सेल में से बाहर नहीं निकलने देती। इन सभी में से पहले 2 स्टेप को छोड़कर बाकी सभी दवाइयों को अलग अलग हॉस्पिटल्स में और सेंटर्स पर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा रिसर्च कोरोना के लिए इसके यूज़ का अवेलेबल नहीं है। क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उस पर अभी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, पर उसका उपयोग शुरुआती स्टेज में सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी है, तो पेशेंट्स में यूज़, हर एक पेशेंट में यूज़ करना इतना फिजिबल नहीं है और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही यूज़ जनरली किया जाता है। सबसे बेहतर रिजल्ट्स और पॉजिटिव इम्पैक्ट एंटीबॉडीज़ का देखने को मिला है। काफ़ी सारे ट्रायल्स और रिसर्च में देखा गया है, जो पेशेंट्स में एंटीबॉडी का अमाउंट ज़्यादा हो उनको कोई ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती और रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। लेकिन ये एंटीबॉडी कोई दवाई तो नहीं है कि बाहर से हम खा सकते हैं, वो तो अपनी बॉडी खुद बनाती है अपनी इम्यूनिटी के लेवल से। लेकिन इसका तोड़ निकाला है प्लाज्मा थेरेपी के रूप में। एक्चुअली इसे कन्वल्जेंट प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। कन्वल्जेंट का मतलब ही है रिकवर्ड। इसमें जो कोविड-19 के पेशेंट्स बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं उसका ब्लड निकाला जाता है, उसमें से प्लाज्मा को अलग किया जाता है। प्लाज्मा ये ब्लड का वो पार्ट है जिसमें एंटीबॉडी रहती है और इस प्लाज्मा को दूसरे पेशेंट्स को दिया जाता है। लेकिन ये एक पेशेंट का ब्लड दूसरे पेशेंट को चढ़ा देते हैं उतना सिंपल नहीं है, पर रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और अभी इसको बहुत सारे सेंटर्स पे यूज़ किया जा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है वो देखें तो प्लाज्मा थेरेपी के लिए पहले तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर्ड पेशेंट्स चाहिए होते हैं। जो अभी अभी रिकवर्ड हुए होते हैं वो पेशेंट्स ब्लड देने के लिए भी वीकनेस महसूस करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड निकाल भी नहीं सकते। और प्रेजेंट कंडीशन देखो तो कितने ज़्यादा पेशेंट्स हैं और उसके सामने फुल्ली रिकवर्ड डिक्लेयर हुए हुए लोगों की संख्या बहुत कम है। तो अगर सब रिकवर्ड पेशेंट प्लाज्मा थेरेपी के लिए ब्लड डोनेट करने को रेडी हो जाते हैं और सबका प्लाज्मा ले लेते हैं तो भी वो इनफ नहीं होगा कि सब पेशेंट्स को दिया जा सके। अब इसका एक सॉल्यूशन है हाइब्रिडोमा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। बहुत पहले 1975 में 2 साइंटिस्ट ने बताया हुआ है कि कोई भी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और पैटर्न हम जानते हैं तो उसके बहुत सारे कॉपीज़ बना सकते हैं। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि SARS-CoV-2 की एंटीबॉडी का पूरा स्ट्रक्चर हम जानते हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाने के लिए हाइब्रिडोमा टेक्निक यूज़ की जा सकती है और ये अभी अंडर रिसर्च है। शायद फ्यूचर में ये हमें मिल सकती है, तब जो भी पेशेंट आए उसे हम ये एंटीबॉडी बाहर से सीधा दे सकते हैं। जो लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट हो उनके लिए तो ये एक वरदान समान साबित होगा। नेचुरल इम्यूनिटी से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका है वैक्सीनेशन। वायरस का कोई भी प्रोटीन या आरएनए का कोई भी पार्ट या तो पूरा वायरस को इनएक्टिव फॉर्म में ये वैक्सीन के अंदर रखा जाता है। ये बॉडी में जाने पर बॉडी उसे वायरस समझकर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, लेकिन बीमारी पैदा कर सके उतना वो सक्षम नहीं होता। अभी ये SARS-CoV-2 के वैक्सीन के लिए बहुत सारे रिसर्च चालू है और फ्यूचर में हमें वैक्सीन जल्द ही मिल सकती है। लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आता तब ऐसे रोगों से लड़ने के लिए एक बहुत ही पुराना तरीका है हर्ड इम्यूनिटी। इसको समझने से पहले ये समझना है कि कोई भी इन्फेक्शन का रोग कॉन्टेजियस नहीं होता और ये हर्ड इम्यूनिटी सिर्फ कॉन्टेजियस रोगों के लिए ही है। कॉन्टेजियस डिजीज़ यानी एक में से दूसरे में फैलने वाली बीमारी, ऐसी बीमारी ज़्यादातर इन्फेक्शन से ही होती है। और इन्फेक्शियस डिसीज़ यानी कोई बैक्टीरिया या वायरस ऐसे बाहर के कीटाणु से होने वाली बीमारी। लेकिन यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि हर ऐसी इन्फेक्शियस बीमारी एक में से दूसरे में फैले। अब हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने की ट्राई करता हूँ। हम पॉपुलेशन को 4 सिचुएशन में एज्यूम करेंगे। हर पॉपुलेशन में 3 प्रकार के लोग रहेंगे। एक इन्फेक्टेड लोग जो दूसरों को इन्फेक्शन लगा सकते हैं, दूसरे हेल्दी लोग लेकिन नॉन इम्यून यानी जिनको इन्फेक्शन लग सकता है, और तीसरे इम्यून लोग जो ऑलरेडी अपने अंदर एंटीबॉडीज़ बनाकर बैठे हैं और उनको इन्फेक्शन नहीं लग सकता। अब अलग अलग सिचुएशन देखते हैं। मान लो कोई नया इन्फेक्शन 20% लोगों को लग जाता है, बाकी के 80% लोग हेल्दी है और इन्फेक्शन नया है तो कोई लोग इम्यून भी नहीं है इतना, तो ऐसी कंडीशन में इन्फेक्शन फैलने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है क्योंकि इन्फेक्शन को लेने के लिए 80% लोग रेडी है। दूसरी सिचुएशन सोचो कि 20% लोग इन्फेक्टेड है लेकिन 30% लोग इम्यून हो चुके हैं और 50% लोग हेल्दी है, तो अभी इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है।
तीसरी एक सिचुएशन मान लो कि 50% लोग इम्यून है और 20% लोग इन्फेक्टेड है। तो जिनको इन्फेक्टेड लग सकता है वैसे हेल्दी लोग सिर्फ 30% बचेंगे, तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांसेस और कम हो जाता है। अब चौथी सिचुएशन मान लो कि पॉपुलेशन के 70% लोग इम्यून हो चुके हैं, इन्फेक्टेड लोगों में से सिर्फ 10% बचे हैं और 20% हेल्दी लोग हैं। तो अभी इन्फेक्शन फैलाने वाले लोग सिर्फ 10% है और इन्फेक्शन जिनको लग सकता है वैसे लोग सिर्फ 20% है। तो ऐसी सिचुएशन में लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कोई इन्फेक्शन स्प्रेड होना ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है और हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ये डिसीज़ के सामने हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, यानी ज़्यादातर लोग इम्यून हो गए हैं। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए सारी पॉपुलेशन को एक ना एक बार वायरस से एक्सपोज होना ज़रूरी है, तो ही वो इम्यून हो सकता है। ऑलमोस्ट 70 से 80% लोग जब इम्यून हो जाते हैं तो वायरस स्प्रेड होना अपने आप ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। तो अभी क्या हमें करंट सिचुएशन में लॉकडाउन खोल देना चाहिए, सबको इन्फेक्शन लगने देना चाहिए? सिर्फ सोचो कि 60% लोगों को इन्फेक्शन लग जाता है, तो उतने लोगों को संभालने के लिए इतने सारे हॉस्पिटल्स, इतने सारे डॉक्टर्स या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारे पास अभी अवेलेबल है, और उसमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग भी रहेंगे जो इम्यूनिटी डेवलप ना कर पाए और मर भी जाए। क्या ऐसे 5 से 10% लोगों का जीवन का सेक्रीफाइस बाकी के लोगों को बचाने के लिए करवाना, ये कोई मॉरल होगा? वो भी आज के इतने मॉडर्न और हाई फाई साइंस टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में। आज से लगभग 100 साल पहले स्प्लेनिस फ्लू नाम की बीमारी में ऐसा हुआ था। तब लगभग 20 से 30% लोगों ने मरकर बलिदान दिया था और बाकी की सारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को हर्ड इम्यूनिटी से बचा लिया था। लेकिन आज के ज़माने में ये किया जा सकता है मास वैक्सीनेशन से, जैसे अभी हम पोलियो के लिए कर रहे हैं। कोई ज़्यादा पूछताछ के बिना बस जो भी 5 साल से छोटा लगे सबको पोलियो का वैक्सीन दे दो, ऐसा एक गाइडलाइन बनाया गया है। इससे अभी ऑलमोस्ट हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है और पोलियो ऑलमोस्ट जा चुका है। लेकिन अभी हमारे पास इस कोरोना के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, तो इम्यूनिटी लाने का कोई तरीका भी नहीं है। तो बस हमें अभी इंतज़ार करना है। ये वायरस लग भी जाए तो कोई चिंता नहीं करना है। हमें ऐसा सोचना है कि हमें वायरस लगा है तो ये हमको इम्यून बना देगा। बस जिसकी इम्यूनिटी कम है उन लोगों को संभाल कर रखना है जब तक कोई सचोट इलाज मिल ना जाए। तो हम सब यही कहते हैं, सिचुएशन से धीरे धीरे एडजस्ट होना सीख जाए और सभी सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते रहे, क्योंकि कोई भी नई वैक्सीन आने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम सब लोगों की अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। होपफुली कोई दवाई या वैक्सीन के रूप में स्पेसिफिक तोड़ हमें जल्द ही मिल जाएगा, ऐसी आशा रखते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय। अपने सजेशंस या क्वेरी हमें ज़रूर भेजें। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो हमें लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थिंक लेस, डू मोर एंड बी हैप्पी फॉर बीइंग हेल्दी।